गुड मॉर्निंग प्रॉफिट फैमिली। मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम मिड की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं सर्चिंग अ गुड आईपीओ के टॉपिक में। दोस्तों, बहुत सी बार हम पे मैसेजेस आते हैं कि ये आईपीओ कैसा है, एक नया आईपीओ आ रहा है, क्या इसमें हमें पैसे मिलेंगे कि नहीं। बहुत सी बार ऐसा होता है कि आईपीओ में पैसे लगाते हैं और पैसे वेस्ट जाते हैं, और बहुत सी बार ऐसा होता है कि आईपीओ में हम पैसा लगाते हैं और अच्छे पैसे मिलते हैं। पर हम लोग किस तरह से बाइफरगेट करें कि कौन सा आईपीओ हमें शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा पैसा दे सकता है, कौन सा आईपीओ हमें लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया पैसे दे सकता है, और कौन से आईपीओ से हम लोग दूर रहे, ये किस तरह से सर्च करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग आने वाले आधे घंटे की इस रिकॉर्डिंग में ये जाने कि कोई भी आईपीओ के पीछे अगर हम 30 मिनट हमारे इन्वेस्ट करेंगे तो हम उसमें से पैसा बना पाएंगे किस तरह से। लेट्स बिगिन सर्चिंग अ गुड आईपीओ। हाउ? सबसे पहली चीज, व्हाई डू कंपनी कम्स विथ एन आईपीओ। ये आईपीओ क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो आईपीओ इज सीन एज एन एग्जिट स्ट्रेटेजी फॉर द कंपनी फाउंडर्स एंड अर्ली इन्वेस्टर्स to profit from their early risk taking in a new venture. Therefore, in an IPO, many of the shares sold to the public were previously owned by those founders and investors. यानी IPO एग्जिट स्ट्रेटेजी होता है। बहुत से वेंचर्स होते हैं, प्राइवेट वेंचर्स होते हैं, जो लोग कोई कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं बिफोर आईपीओ। वो 2-3 साल तक उस कंपनी में इन्वेस्टेड रहते हैं, पर वो उस कंपनी में एक्सवाइजेड कंपनी में इन्वेस्ट इसीलिए करते हैं ताकि फ्यूचर में इस कंपनी का हम इशू लाएंगे और हम एग्जिट होंगे अच्छे पैसे बना के, और आईपीओ के द्वारा पब्लिक को, म्यूचुअल फंड्स को, या जो भी लोगों को उसमें इन्वेस्ट करना है उन लोगों को हम ऑफर करेंगे। तो आईपीओ इसलिए नहीं आता है कि कोई भी इन्वेस्टर्स उसमें से पैसा कमाए, राइट। ध्यान रखिएगा, आईपीओ इसलिए नहीं आते कि हम उसमें से पैसे कमाएं। आईपीओ की स्ट्रेटेजी ये होती है कि जब कंपनी को पैसे की जरूरत होती है, उस समय कंपनी फंड इकट्ठा करने के लिए इनिशियल पब्लिक ऑफर लाती है, राइट। तो हमें इसीलिए आईपीओ में अप्लाई करने से पहले ये देख लेना चाहिए कि क्या सिर्फ ये फंड रेजिंग है, क्या ये कंपनी डेवलप्ड होगी, क्या ऐसा तो नहीं है कि कंपनी पे बहुत डेप्ट है और ये डेप्ट कम करने के लिए हमें उसमें पैसा लगाना है, राइट। ये सब चीज हम कैसे जानेंगे? हम वो कंपनी में पैसे नहीं बना पाएंगे जहां पे सिर्फ डेप्ट क्लियरेंस के लिए इशू लाया गया है, जहां कंपनी के कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है, राइट। हम पैसा वहां बनाएंगे जो कंपनी ग्रोइंग होगी, राइट। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ कंपनीज, कौन से प्रकार की कंपनी होती है दोस्तों जो आईपीओ में आती है। कुछ कंपनियां ग्रोइंग होती है जो बहुत ही अच्छी प्रगति के पंथ पे होती है। ऐसी ग्रोइंग कंपनी में अगर हम पैसा लगाते हैं तो हमारा पैसा बहुत अच्छा बनता है और हम 10-15 साल में वेल्थ क्रिएट करते हैं। कुछ कंपनी होती है वैल्यू कंपनीज, राइट। ग्रोइंग कंपनीज का मैं अगर आपको उदाहरण दूं तो जैसे आरईसी का इशू आया था, जिस तरह से एनबीसीसी का इशू आया था कुछ समय पहले, राइट। जिस तरह से पावर ग्रिड थी, जैसे कई कंपनियां ग्रोइंग कंपनी। अभी फिलहाल हम देखें तो क्विज का आईपीओ था, डीमार्ट का आईपीओ था, दिस और कंपनीज वर ग्रोइंग कंपनीज। तो ऐसी ग्रोइंग कंपनी में जब हम पैसा लगाते हैं तो बहुत अच्छा पैसा हमारा बनता है और 10-15 साल में हमें वेल्थ क्रिएट करके ये सारी कंपनी देती है। कुछ कंपनी होती है वैल्यू कंपनी। ये कंपनी अच्छी कंपनी होती है पर ग्रोइंग नहीं होती है। वैल्यू बेस बहुत बड़ी कंपनी होती है, बहुत अच्छा पैसा कमा रही होती है। तो जो कंपनी ऑलरेडी ग्रोथ हो चुकी होती है, वैसी कंपनी हमें डिविडेंड बहुत अच्छा देती है, पर हम उसमें शेयर्स में बहुत अच्छा पैसा पॉसिबल है नहीं कमाए, राइट। ये कंपनी हमें डिविडेंड अच्छा देगी। डेप्ट बर्डन वाली या कुछ कंपनियां होती है, तीसरे प्रकार की कंपनी। तो डेप्ट बर्डन जो कंपनी होती है
उस कंपनी से हमें दोस्तों दूर रहना चाहिए। ये वो कंपनी होती है जो सिर्फ अपना डेब्ट खत्म करने के लिए आईपीओ में आते हैं, और हम लोग ऑलरेडी हमारी घर की लोन चल रही होती है, तो हमारी पहली प्रायोरिटी बनती है हम खुद की लोन खत्म करें, ना ही कि इन कंपनियों को पैसा दे जो खुद की लोन खत्म करने के लिए इशू लेके आए हैं, राइट। यहाँ पे फंसने के चांसेस होते हैं दोस्तों। तो हमें 3 कैटेगरी में कंपनी को बांटनी चाहिए। जब भी कोई इशू आता है वी शुड आस्क आवरसेल्फ आइदर इट इज अ ग्रोइंग कंपनी, इज दिस अ वैल्यू कंपनी, और इज दिस जस्ट डेप्ट बर्डन कंपनी, राइट। कुछ उदाहरण मैं आपको बताता हूं। जैसे एनबीसीसी था, 5 साल पहले अगर उसमें हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता, 5 साल पहले उसका इशू आया, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट आज 15 लाख वर्थ है, राइट। क्यों? बिकॉज दिस इज अ ग्रोइंग कंपनी, राइट। ग्रोइंग हम कैसे जानेंगे? देखिए मैं बीएससी इंडिया आपके सामने ओपन करता हूं। अब बीएससी इंडिया में हम लोग यहां पे लिखते हैं एनबीसीसी। एनबीसीसी ये हम लोग अगर रिजल्ट देखेंगे तो 2012 में एनबीसीसी 3,500 करोड़ का टर्नओवर करती थी, आज ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ का टर्नओवर है। तो मतलब पिछले 4 साल में कंपनी का ग्रोथ हुआ है, और ये सिर्फ 4 साल का ग्रोथ तो हमें कब दिख रहा है? आफ्टर इशू। पर इशू के पहले भी कंपनियां अच्छी ग्रोइंग होती है। तो हमें कंपनियों में यही ढूंढना है कि कौन सी कंपनी ग्रोइंग है। ग्रोइंग कंपनी में इस तरह का पैसा बनता है, राइट। अगर Another example is of REC, लाख रुपया अगर मैंने इन्वेस्ट किया होता 8 साल पहले, आज उसकी वैल्यू 3 लाख रुपया है, और डिविडेंड बेहतरीन ये दोनों कंपनी हमें देती है। थर्ड एग्जांपल इज ऑफ वैल्यू कंपनी, इट इज अ कोल इंडिया। देखिए कोल इंडिया अच्छी कंपनी है, उसमें कोई डाउट नहीं है, इट इज अ बिगेस्ट कंपनी ऑफ कोल, राइट। हमारे भारत की सबसे बड़ी कंपनी कोल की हम इसको मानेंगे। ये कंपनी में अगर हमने 1 लाख रुपया लगाया होता 6 साल पहले, आज भी वो लाख रुपया ही है। तो क्यों? बिगेस्ट कंपनी ऑफ कोल, फिर भी हमारा पैसा नहीं बना। तो ये क्यों है? ऐसा बाजार में क्यों होता है? बिकॉज कोल इंडिया इज वैल्यू कंपनी बट इट इज नॉट ग्रोइंग कंपनी। पैसा हमारा वहां बनेगा जो कंपनी ग्रोइंग होगी, राइट। कोल इंडिया वैल्यू है, पैसा कमाती है, और इसलिए वो हमें डिविडेंड बहुत अच्छा देगी, राइट। थर्ड अनदर एग्जांपल आई हैव रिटन इज बैड मुथा इन्वेस्टमेंट। अभी बैड मुथा इन्वेस्टमेंट, बैड मुथा में अगर हमने इन्वेस्ट किया होता लाख रुपया 6 साल पहले, तो आज की हमारी वैल्यू 10,000 रुपया है, यानी ये वेल्थ डिस्ट्रॉयर है। तो हम किस तरह से देखेंगे कि वेल्थ क्रिएट करने वाली कंपनी कौन है और वेल्थ डिस्ट्रॉय करने वाली कंपनी कौन है? ये आईपीओ आने से पहले हमें कैसे ढूंढना होगा, आइए इस पे चर्चा करते हैं। सी बेस्ट प्लेस टू रिसर्च इज रीड प्रोस्पेक्टस। देखिए प्रोस्पेक्टस से अच्छी और कोई चीज मेरे हिसाब से नहीं हो सकती है, और वो जब भी कोई कंपनी इशू लेके आती है वो हमें देते हैं ये पढ़ने के लिए। तो हमारा काम बनता है कि कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हम 25-30 मिनट दे उस कंपनी को, और उसकी डिटेल हम लोग स्टडी करें, राइट। ये हमें कहां से मिलता है ये प्रोस्पेक्टस, राइट। फ्रॉम वेयर शुड वी फाइंड दिस प्रोस्पेक्टस? वी विल गो टू अगेन बीएससी इंडिया। ये बीएससी इंडिया का मेन पेज है। बीएससी इंडिया के मेन पेज पे यहाँ पे आप देखोगे ऑफर्स। देखिए सारी कंपनी आ गई जिन जिन का अभी लाइव ऑफर है, राइट। एस चंद एंड कंपनी लिमिटेड, दिस इज प्योर गिफ्ट कार्ड। ये 26/4 से इशू आ रहा है, इसका 13 रुपीज इसका प्राइस है। एस चंद का प्राइस 660 से लेके 670 है, राइट। अगेन 26 से 28 तक का ये आईपीओ है। तो आपको सारी डिटेल ये बीएससी इंडिया की साइट से मिलती है। फ्रेंड्स, आई नेवर रिफर एनी अदर साइट देन बीएससी इंडिया, राइट। अब ये तो कंपनी की डिटेल है, पर कंपनी का अर्निंग मुझे कहां से मिलेगा? तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेट मी क्लिक ऑन एस चंद एंड कंपनी लिमिटेड, राइट। यहां पे हमने बीएससी इंडिया पे एस चांद पे क्लिक करेंगे तो आगे ये हमें डिटेल बताएगा, राइट। ये सारी डिटेल इसने दी हुई है कि भी इशू कब आ रहा है, कितने का इशू है, क्या प्राइस है, फेस वैल्यू 5 रुपया है इसकी, राइट। सारी डिटेल इसने दी है। हमारे काम की ये सारी डिटेल पढ़ने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल है दैट इज दिस वन, प्रोस्पेक्टस एंड जीआईडी। इसको क्लिक करेंगे तो प्रोस्पेक्टस डाउनलोड हो जाएगा। अब उसमें हमें इसकी डिटेल देखनी चाहिए। ये मैंने डाउनलोड करके रखा है आप लोगों के लिए मेरे डेस्कटॉप पे। दिस इज रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस ऑफ एस चांद
पब्लिशिंग, जैसा आप लोग देख सकते हो। करेक्ट। सो एज सिंपल एज दैट हमने डाउनलोड कर दिया। एक जस्ट उदाहरण के लिए मैं ये एस चांद मैंने कंपनी ली है क्योंकि ये लाइव इशू है, तो जस्ट फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग दिस कंपनी कि भी किस तरह से हमें रिसर्च करना चाहिए, हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं। करेक्ट। लेट अस प्रोसीड। ओके, डाउनलोड किया। नाउ व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस? इस प्रोस्पेक्टस में हमें कौन सी चीजें मिलेगी? तो जनरल इंफॉर्मेशन, रिस्क फैक्टर्स, आइए ये सारी चीजें प्रोस्पेक्टस में कहां दी हुई है मैं आपको बता दूं। राइट, इन्होंने लिखा हुआ है, हमारे प्रमोटर्स कौन है, मिस्टर दिनेश कुमार झुंझुनवाला, मिर्जा झुंझुनवाला एंड मिस्टर हिमांशु गुप्ता, दे आर प्रमोटर्स। बुक रनिंग लीड मैनेजर्स का नाम दिया हुआ है। राइट, हमारे काम की जो जगह है डेट इज टेबल ऑफ कंटेंट्स। सी नंबर वन थिंग इज जनरल। जनरल माने मैंने ये क्लिक किया जनरल, तो इसकी सारी डिटेल इसमें आ रही है। जनरल में हमें एब्रिएशन दिए जाते हैं कि भाई जो शॉर्ट फॉर्म में ये लोग लिखेंगे, जैसे इन्होंने कई जगह पे बीपीआई लिखा होगा तो उसका मैं क्या मतलब जानूं, तो बीपीआई मीन्स बीपीआई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने कई जगह पे छाया लिखा होगा तो उसका मैं क्या मतलब जानूं, तो छाया का मतलब है छाया प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड। राइट, कुछ जस्ट जनरल डिटेल्स इसके अंदर दी हुई है। जनरल के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्या है, रिस्क फैक्टर। देखिए रिस्क फैक्टर कहां दिया हुआ है, सेकंड सेक्शन इज रिस्क फैक्टर। लेट मी क्लिक रिस्क फैक्टर। तो रिस्क फैक्टर में कंपनी हम खुद के, देखिए हर जो बिजनेस होता है, हर बिजनेस के कुछ ना कुछ रिस्क होते हैं। इतना ध्यान में ले लीजिए कि हम लोग जो आईपीओ में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम कोई ना कोई बिजनेस इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, और बिजनेस में ताकत होती है पैसे को बहुत बढ़ाने की या पैसे को डिस्ट्रॉय करने की। राइट, हर बिजनेस के बहुत प्लस पॉइंट होते हैं, बिजनेस के रिस्क होते हैं। तो जब भी इशू आता है ये लोग, हर कंपनी आपको दे देती है कि हमारे कौन से इंटरनल रिस्क है और एक्सटर्नल रिस्क है। देखिए इंटरनल रिस्क में इन्होंने पहला लिखा हुआ है, द हाई डिग्री ऑफ सीजनलिटी ऑफ K12 बिजनेस मटेरियली affects operating revenue, margin and cash flow from quarter to quarter. राइट, ये जो कंपनी है ये एजुकेशन में है। राइट, तो सीजनल होता है एजुकेशन का बिजनेस। K12 माने 1 to 12 क्लासेस जो होते हैं। राइट, अब इन्होंने ये सारी डिटेल दी हुई है कि किस तरह से रिस्क है। इन्होंने अपने अलग अलग रिस्क के फैक्टर दिए हुए हैं कि भी कौन से रिस्क है हमारे अंदर। राइट, रिस्क फैक्टर्स के अलावा जो थर्ड इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर में एक और चीज मैं आपको बता दूं, कई इन्होंने डिटेल तो दी हुई है, सारी डिटेल आप पढ़ो नहीं पढ़ो, आप ऊपर से टॉपिक देख लेने चाहिए कि भाई इसमें कौन से रिस्क इन्होंने दिए हुए हैं। राइट, इसमें इनकी कोई कंपनियां, अगर खुद की प्रमोटर की कंपनी कुछ लॉस मेकिंग होगी वो भी ये लोग बताएंगे कि भी ये हम 4 कंपनी चला रहे हैं और इसमें लॉस कर रहे हैं, तो ध्यान रखना ये कंपनी में भी लॉस हो सकता है। राइट, अलग अलग कई चीजें ये लोग रिस्क फैक्टर में ऑलरेडी आपको पहले से एडवांस में बता देते हैं। राइट, आफ्टर रिस्क फैक्टर व्हाट इज दिस, इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन का माने कंपनी इंट्रोडक्शन। देखिए मैं यहां पे इंट्रोडक्शन में आ जाता हूं। इंट्रोडक्शन के अलग अलग भाग है। एक समरी ऑफ इंडस्ट्री। इंट्रोडक्शन का मतलब ये हुआ पहली चीज कि चलो एस चांद का इंट्रोडक्शन करते हैं, तो एस चांद जो कंपनी है उसका इंट्रोडक्शन देने से पहले मुझे समरी ऑफ इंडस्ट्री देखनी होगी। यानी सबसे पहला इंट्रोडक्शन होता है एस चांद कौन से देश से बिलोंग करती है, कौन सी कंट्री से। तो अगर ये इंडिया से बिलोंग करती है तो इंडिया की कुछ डिटेल दी होगी कि भाई इंडिया किस तरह से ग्रोथ हो रहा है। अगर मैं कोई ऐसी कंट्री में इन्वेस्ट करता हूं जो कंट्री ग्रोइंग नहीं है तो वहां की कंपनियां भी बढ़ने नहीं वाली है। तो कोई भी कंपनी को देखने से पहले हमें उसकी इंडस्ट्री देखनी चाहिए और इंडस्ट्री देखने से पहले कंट्री देखनी चाहिए। राइट, अब जनरली आईपीओ में जब हम पैसा लगाएंगे तो वो हमारे इंडियन कंपनीज होगी, तो हम इंडिया को जानते हैं कि इंडिया इज ग्रोइंग कंट्री। यहां पे ये लोग डिटेल भी देंगे। देखिए मैंने इंट्रोडक्शन पे क्लिक किया तो इन्होंने पहली चीज क्या दी है, ओवरव्यू ऑफ द इंडियन इकोनॉमी।
राइट। पूरा ओवरव्यू इन्होंने दिया हुआ है कि इंडिया की जीडीपी कैसी बढ़ रही है, क्या एक्सपेक्ट करता है वर्ल्ड बैंक, राइट, किस तरह से ये लोग इंडिया को देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू द नेल्सन रिसर्च रिपोर्ट द इंडियन इकोनॉमी हैज द पोटेंशियल टू बिकम द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय द नेक्स्ट डिकेड। यानी भारत आने वाले समय में दुनिया का सबसे बड़ा तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनने जा रहा है, वो ताकत रखता है। तो भारत में पैसा लगाना बुरी बात नहीं है, भारत में पैसा लगाना वर्थ है, अच्छा पैसा बन सकता है, राइट। इन्होंने टोटल प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर के डेटा दिए हुए हैं कि भी कौन सी कंपनी खुद की कितनी चीजें यूज करती है, राइट। अलग अलग यहाँ पे कई चीज आप देखोगे, दिस इज अ वेरी गुड डेटा। ये भी आपको ये सारी चीज समरी ऑफ इंडस्ट्री में मिलेगी, राइट। व्हाट इज दिस? दिस इज द नॉन डिस्क्रिशनरी एंड डिस्क्रिशनरी डेटा कि भी जो भी इंडियन पब्लिक है ये 2005 में 53% पैसा टोटल डिस्क्रिशनरी आइटम पे इस्तेमाल करते थे, यानी जो नॉन यूटिलिटी की जो चीजें होती है, जो डेली यूज की ना हो, लग्जरीज चीजें हो सकती है, राइट। खाने पीने के अलावा की जो चीज में हम पैसा डालते हैं उसके इन लोगों ने डेटा दिए हुए। तो ये डेटा को देख के इतना हमें पता चलता है कि 2005 में 53% पैसा इंडिया के लोग खर्च करते थे, जो बढ़ के आज 59 हो चुका है, और एस्टिमेट है कि 64% पैसा आने वाले समय में ये सब चीजों में जाएगा। यहाँ पे एजुकेशन से जब एस चांद बिलोंग करती है तो उन्होंने खुद की इंडस्ट्री का भी ग्राफ दिया है कि देखो इन एजुकेशन में भी लोग बहुत अच्छा पैसा इंडिया में लगा रहे हैं, राइट। सो दिस ऑल आर डिफरेंट डिटेल्स एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। इन्होंने एजुकेशन सेक्टर दिया है प्रोस्पेक्टस में, क्यों? बिकॉज दिस कंपनी एस चांद बिलोंग टू एजुकेशन सेक्टर। अगर यहाँ पे मैं कोई मेटल सेक्टर का देख रहा होता कंपनी, तो वो लोग क्या देते? मेटल का रिव्यू, आने वाले समय में मेटल का इंडस्ट्री कैसा रहेगा वो लोग बता दें, राइट। सो इससे हमें इतना पता चलता है कि जो इंडस्ट्री में मैं पैसा लगाने जा रहा हूं, एस चांद अगर मेटल से बिलोंग करती और मेटल अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो एस चांद भी परफॉर्म नहीं करता। तो कंपनी देखने से पहले इंडस्ट्री देखना बेहद जरूरी है, करेक्ट। नाउ दिस इज समरी ऑफ अवर बिजनेस। अवर बिजनेस माने, आइए, अवर बिजनेस माने इन्होंने खुद के बिजनेस की समरी यहां पे दी है कि भाई वी आर लीडिंग एजुकेशन कंटेंट कंपनी इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, राइट। यानी एक लीडिंग कंपनी है। इन्होंने अपनी सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले वो कंपनी की अगर ये हम ओवरव्यू जान ले तो हमें कॉन्फिडेंस आ सकता है कि भी कंपनी कैसी है। जैसे इस कंपनी को हम लोग देखें तो इनके कुछ ऑलमोस्ट 5000 डिस्ट्रीब्यूटर्स सराउंड इंडिया है, ऑल ओवर इंडिया में 52 ब्रांचेस है, मतलब कंपनी अच्छी ग्रोइंग कंपनी है, राइट। वापस से हम लोग पहले पेज पे आ जाते हैं। इंट्रोडक्शन में समरी ऑफ इंडस्ट्री देखी, समरी ऑफ अवर बिजनेस देखा कि भाई इनका बिजनेस कौन सी इंडस्ट्री को बिलोंग करता है, इनका बिजनेस कैसा है, ये किस तरह से अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, राइट। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है समरी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देखना, राइट। व्हाई समरी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? क्योंकि ये फाइनेंस बताती है। देखिए इन्होंने कंसोलिडेटेड बैलेंस, अनकंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी दी हुई है, नीचे कंसोलिडेटेड भी दी होगी। दिस इज बैलेंस शीट। यहाँ पे इन लोगों ने इनकम दी हुई है, हम लोग थोड़ा स्टडी करते हैं, चलिए इनकम को। अब ये ऑन अनकंसोलिडेटेड है, हम लोग कंसोलिडेटेड देखेंगे। कंसोलिडेटेड में भी बिलो, यस यस, सी दिस इज अ consolidated balance sheet of this company and there should be a consolidated income statement, right। अब बिजनेस परफॉर्म कैसा कर रहा है ये हम लोग इनकम स्टेटमेंट से जानते हैं। देखिए एस चांद जो कंपनी है ये 2012 में 1746 मिलियन यानी ऑलमोस्ट 1800 मिलियन का ये लोग रेवेन्यू करते थे, जो कि बढ़ के हो चुकी है 5400। पिछले साल इन लोगों ने 5400 मिलियन का काम किया। दोस्तों कोई भी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट हमें नहीं करना चाहिए जो ग्रोइंग ना हो। मैंने आपको पहले बताया अगर ग्रो नहीं करेंगे तो हमारा पैसा नहीं बढ़ेगा,
अगर वो ग्रो नहीं करेंगे तो अच्छा कमाएंगे नहीं। ये अगर हम लोग कंपनी देख रहे हैं एस चांद, आप XYZ जो भी कंपनी का जब रिसर्च करोगे तब रेवेन्यू खास देखिएगा। ये मेरा इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है। जो भी कंपनीज में हमने पास्ट में पैसा लगाया है, जो ग्रोइंग कंपनी रहती है वो हमें पैसा कमा के देती है। जो कंपनी डी ग्रोइंग होती है, यानी अगर यह कोई हम ऐसी कंपनी का अभी इनकम स्टेटमेंट देख रहे होते जो उल्टा होती है बहुत सी कंपनियां। 2012 में ये 5400 मिलियन का काम करते थे और आज 1700 मिलियन का काम करते हैं और इश्यू में पैसे लेने आए हैं, तो क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आप बिजनेस बढ़ा नहीं सकते हो तो फिर मैं क्यों आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करूं? अब जो कि एस चांद इज अ ग्रोइंग कंपनी, देन वी शुड कंसिडर इट अ गुड कंपनी, करेक्ट। रेवेन्यू के बाद जो चीज पे हम लोग देखेंगे, दिस इज अ सेकंड थिंग, एक्सपेंस। कोई डाउट नहीं है, अगर बिजनेस बढ़ रहा है तो एक्सपेंस भी उसके साथ बढ़ता ही होगा। यहां पे है फाइनेंस कॉस्ट। देखिए फाइनेंस, ये लोग 58 मिलियन का इंटरेस्ट सालाना पे करते थे 2012 में। अब इन्होंने अगर 5400 का बिजनेस किया है तो उसके साथ 305 मिलियन का इंटरेस्ट आज वो लोग पे करते हैं। दोस्तों फाइनेंस एक अच्छी चीज नहीं है। एक चीज तय है, अगर मैं 305 मिलियन को करोड़ में कन्वर्ट करूं तो 30 करोड़ रुपीस, ऑलमोस्ट 31 करोड़ रुपीस का इंटरेस्ट सालाना पे करती है एस चांद। तो 31 करोड़ का अगर ये कंपनी इंटरेस्ट पे करती है, यानी ऑलमोस्ट 300 करोड़ प्लस की इनकी लोन होनी चाहिए, करेक्ट। अब ये लोन इनकी ज्यादा है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि दिस इज अ डेब्ट फ्री कंपनी। पास्ट में बहुत से इशू आए हैं जो डेब्ट फ्री कंपनी थी, जैसे एनबीसीसी वाज डेब्ट फ्री, डीमार्ट डेब्ट फ्री। अब इस तरह की जो भी कंपनियां जो आती है वो बहुत अच्छी होती है। एस चांद, रेवेन्यू इज वंडरफुल, उनके में ताकत है बिजनेस को बढ़ाने की। नेगेटिव चीज क्या है? इट्स नॉट अ डेब्ट फ्री बट इट्स हैविंग अ ह्यूज बर्डन ऑफ डेब्ट। लेकिन दोस्तों जो कंपनी ग्रोइंग हो, वो कंपनी में ताकत ये भी होती है कि वो धीमे धीमे अपना फाइनेंस कम करे। पर अगर हम कोई ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो जो ना ही ग्रोइंग है और ना ही उनका फाइनेंस कम कर पाती है, देन दैट इज अ रिस्की कंपनी, राइट। यहां पे एक हम रेड टिक देंगे कि भाई डेब्ट इज हाई, ये कंपनी में हमें ध्यान रखना होगा। इतना ग्रोइंग हो भाई, तुम बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहे हो, उसके साथ डेब्ट भी है इनकी, राइट। हो सकता है कि ये जो इशू इन लोगों ने ऑफर किया है, ये इशू से वो अपनी महत्तम डेब्ट को पूरा करें, राइट। तो डेब्ट पूरा करने से भी इनके प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छा खासा फर्क पड़ सकता है, राइट। अब ये जो कंपनी है ये प्रॉफिट 174 मिलियन का करती थी 2012 में, आज 726 मिलियन का प्रॉफिट करती है। तो अगेन कोई डाउट नहीं है, इट्स ए गुड कंपनी, गुड प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। इतना डेब्ट देने के बाद भी उनके घर में बचता है। बहुत सी कंपनी ऐसी है जो सिर्फ बैंक के लिए काम करती है, बैंक को इंटरेस्ट देने के बाद उनके घर कुछ नहीं आता। ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे हमारे घर भी कुछ भी डिविडेंड नहीं आएगा, करेक्ट। नाउ अगेन टू एस चांद, ये इन्होंने जो टैक्स पे किया है ये डिटेल है। दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए नेट प्रॉफिट जो आखिर में इनके पास बचा, ये 2012 में 150 मिलियन का बचता था, आज भी इनके पास ऑलमोस्ट 500 मिलियन का प्रॉफिट ये लोग घर ले जाते हैं। तो जो चीज ये घर ले जाएंगे उसमें से, घर मतलब रिजर्व में ले जाएंगे, कंपनी के पास बचेगा, उसमें से अपने पास तगड़ा डिविडेंड आ सकता है। ये कंपनी हमें अच्छा डिविडेंड दे सकती है, राइट। पर पहली प्रायोरिटी मेरे ख्याल से इनकी ये होगी कि ये लोग पहले अपना इंटरेस्ट जो पे करते हैं, अब हम भी इन्वेस्ट करेंगे तो हम इनके पार्टनर है, राइट। हम भी यही सोच सकते हैं कि चलो कोई बात नहीं, पहले अपना इंटरेस्ट तुम पे करो, राइट। जब धीमे धीमे इंटरेस्ट कम हो जाता है उसके बाद डिविडेंड हमें इसमें अच्छा मिल सकता है। बट दिस टाइप ऑफ कंपनी शुड बी ग्रोइंग कंपनी, राइट। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई ये 2012 से 2016 में इन्होंने इतना अच्छा ग्रोथ किया है, तो 2020 में कुछ वापस इनका कुछ ग्रोथ 1800 का रेवेन्यू नहीं होगा। हम लोग ये कंपनी से एक्सपेक्ट
एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये कंपनी कम से कम 7-8 हजार करोड़ का 7-8 हजार मिलियन की रेवेन्यू करती होगी, राइट। कब? आने वाले 5-10 साल के बाद, राइट। पर ग्रोइंग होगी तो हम लोग इसमें से कमाएंगे। तो ये आपने कहां से देखा दोस्तों? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ वेरी मस्ट, ये आपको देखना ही चाहिए। मैं ऐसी कोई कंपनी में पैसा इन्वेस्ट नहीं करता हूं जो कंपनी ग्रोइंग ना हो, जो कंपनी कमाती ना हो। अब लॉस मेकिंग कंपनियों के लिए हमें कहां हमारे पास पैसा है, राइट। नाउ मैंने क्या चीज लिखी है? इंडस्ट्री देखी, बिजनेस देखा, फाइनेंशियल्स देखे। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं पर्टिकुलर्स। नाउ व्हाट आर पर्टिकुलर्स इन रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस? सी हियर आर पर्टिकुलर्स ऑफ द इशू। पर्टिकुलर्स में दो चीज है, वन इज ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू। ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू का माने कि भाई आप ये इशू क्यों लेके आए हो। तो हर कंपनी का एक ऑब्जेक्ट होता है। देखो इन्होंने ऑब्जेक्ट दिया है इनका कि भाई रीपेमेंट ऑफ लोन, राइट। एक ये इनका टारगेट है फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, रीपेमेंट इन फुल और पार्ट इन सर्टन लोन्स अवेल्ड बाय अवर कंपनी। यानी इनका मैंने आपको पहले बताया कि डेप्ट तो है, तो इनका ये प्रायोरिटी रह सकती है कि भी हम लोग हमारी डेप्ट को कम कर देंगे। देखिए इन्होंने पूरी डिटेल दी हुई है कौन सी डेप्ट को वो लोग कितना कम करने का टारगेट रखते हैं, राइट। प्रपोज शेड्यूल इम्प्लीमेंटेशन डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स एंड मीन्स ऑफ फाइनेंस। ये इशू में से जो पैसा इनके पास आएगा उसको ये कहाँ कहाँ खर्चेंगे, ये हर डिटेल हर कंपनी आपको देती है, राइट। तो ये हमें देखनी चाहिए। अगर लॉस मेकिंग कंपनी है और लॉस मेकिंग कंपनी आपको डिटेल में ये बताती है कि भी मैं एक्सिस बैंक की मेरी ये लोन खत्म करना चाहती हूँ, तो आपको अपने आप को क्वेश्चन करना चाहिए कि भाई मैं तुमको दूं और तुम अपनी लोन खत्म करो, इससे पहले मैं मेरी लोन खत्म कर देता हूं ना, राइट। ऐसे पर्पस वाली कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, राइट। रिटर्निंग टू एफ चांद, इट्स ए गुड ग्रोइंग एंड गुड प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। यहां पे हम कंसिडर कर सकते हैं कि भाई डेप्ट ज्यादा है, कोई बात नहीं, धीमे धीमे कम कर देना। इसको हमें रडार में रखनी होगी इस कंपनी को। बेसिस फॉर ऑफर प्राइस। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो इन्होंने 114 पेज पे दी हुई है कि भाई कौन से बेस पे आप हमसे 600 रुपया मांगते हो, राइट। प्रमोटर्स ने तो 10 रुपीज पे ये कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा, सॉरी 5 रुपीज में, 5 रुपीज की फेस वैल्यू है, तो मैं क्यों आपको 600 रुपया आपके 5 रुपए का दूं, राइट। इन्होंने अपने फैक्टर्स दिए हुए, व्हाई आवर प्राइस इज 600, क्वालिटेटिव फैक्टर्स कि भी कॉम्प्रिहेंसिव कंज्यूमर फोकस नॉलेज कंटेंट प्लेयर है हम, विद टच पॉइंट अक्रॉस कंज्यूमर लाइफ साइकिल। कंज्यूमर लाइफ साइकिल मतलब पूरी जो इनको लाइफ होती है, बच्चा एक में पहली कक्षा में होता है, 5वीं में आता है, 10वीं में आता है, ग्रेजुएट बनता है, ग्रेजुएट बनने के बाद नौकरी पे लगता है, तब तक की पूरी साइकिल में जो जो चीज सीखनी है इनके पास वो सब चीज की प्रोडक्ट है, ऐसा इनका कहना है, राइट। स्ट्रॉन्ग ब्रांड इक्विटी विद हाई कंज्यूमर रिकॉल, हाँ ये बात है। लीडिंग पोजीशन इन द K-12 मार्केट, 1 से लेके 12 की कक्षा तक में इनका लीडिंग है, पान इंडिया है। तो इन हर कंपनी आपको ये क्वांटिटेटिव फैक्टर देगी, देखनी है आपको भी ये क्वांटिटी सही में क्वालिटेटिव फैक्टर्स है, सही में ये क्वालिटेटिव फैक्टर क्वालिटी के लायक है कि नहीं। सेकंड जो फैक्टर जो इशू का होता है दैट इज क्वांटिटेटिव फैक्टर। क्वांटिटेटिव फैक्टर इज अगेन एन इंपॉर्टेंट थिंग। व्हाई? सी क्वांटिटेटिव फैक्टर में हम लोग ये देखते हैं कि भाई फाइनेंशियली आप किस तरह से, फाइनेंशियली किस तरह से आपने 600 रुपीज हमें कहा है। देखिए ये कैसे होता है। ईपीएफ आप सब लोग सीख चुके हो पुरानी रिकॉर्डिंग्स में, अर्निंग पर शेयर किस तरह से होता है। तो ये कंपनी का भी ईपीएस है, दिस इज कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ईपीएस हमें कॉन्सोलिडेटेड देखना चाहिए। देखिए ईपीएस इनका 2016 का इन्होंने 17 रुपीज 10 पैसा दिया हुआ है, राइट। तो हम लोग कंसीडर करते हैं चलो भाई ग्रोइंग कंपनी है, तो हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे ये साल आपका ईपीएस और बढ़े, और ये ईपीएस इसी तरह से आपका 2020 या 25 तक बढ़ता जाएगा। जैसा आपने पास्ट में परफॉर्म किया है आप भविष्य में परफॉर्म करोगे, ये हम उम्मीद रखते हैं, बिकॉज यू आर अ परफॉर्मर, राइट। अब 17 रुपीज के हिसाब से निकालने दो मुझे कैलकुलेटर। व्हाट वाज द एग्जैक्ट रेट दे आर आस्किंग? 670, राइट।
670 डिवाइड बाय 17 कितने का पी हुआ 39। यानी ये जो कंपनी है ये 39 टाइम्स, अंडरस्टैंड, अपनी अर्निंग से 39 गुना ज्यादा पैसा इन लोगों ने आपसे मांगा है। क्यों? क्योंकि हम अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि हम ग्रोइंग है, राइट। अब देखिए एक चीज तो तय है कि 39 के पी पे जब भी कंपनी इशू ऑफर करती है तो ये महंगा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप बहुत बार देखते होंगे कि कोई भी एक कंपनी का इशू आया, अच्छा इशू था तो बहुत अच्छा खुला, डबल हुआ, 50% खुला, उसने स्टार्टिंग में आपको अच्छा मूवमेंट दिया, पर उसके बाद आप 2 साल तक एक रेंज में उसको घूमता हुआ देखते हो, फिर वो नहीं चलता इतना अच्छा। क्यों? उसका सीधा सा रीजन है क्योंकि आप महंगे थे, अच्छे थे तो लोगों ने भरा है इशू, अच्छे थे तो अच्छा खुला है। पर आप अगर आपकी ये जो अर्निंग है, पास्ट अर्निंग, अगर आप फ्यूचर में भी कंटिन्यू देते हो तो आप सस्ते हो जाते हो, राइट। जैसे जैसे अर्निंग बढ़ती है उसके हिसाब से फिर 600 रुपया भी कम लगेगा हमें, राइट। तो एक बार इन्वेस्ट करने के बाद बड़े इन्वेस्टर देखते हैं कि भी क्या तुम ग्रोइंग हो। 2018 में हम लोग हैं, 2019 में है या 2020 में हम लोग आ चुके हैं, क्या हमारा ईपीएस 35 हुआ है, क्या हमारा ईपीएस 25 हुआ है। अगर ये ईपीएस बढ़ता जाएगा तो आपका प्राइस भी बढ़ता जाएगा, करेक्ट फ्रेंड्स। सो ईपीएस इज क्लियर, अ गुड कंपनी बट एक्सपेंसिव। और एक चीज जो यहां पे हम लोग देखते हैं वो है, देखिए पी तो इन लोगों ने नहीं दिया है पर हम लोगों ने गिन लिया 39 पी। देखिए रिटर्न ऑन नेटवर्थ, टोटल जो कंपनी का जो नेटवर्थ है उस पे आज अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 8% का रिटर्न मिलता है। हम लोग भी हमारे इन्वेस्टमेंट पे इतना तो कम से कम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आफ्टर नेटवर्थ दिस इज एनएवी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं सर्च कर रहा हूं वो है पीयर कंपनी। सी, हमें कोई भी कंपनी को कंपेयर करना चाहिए उसकी पीयर कंपनी के साथ, कि चलो ठीक है आपने 600 रुपया में कहा है, आप 39 के पीई पे ऑफर कर रहे हो, पर आपके जैसी जो दूसरी कंपनी है वो कितने पीई पे ऑफर कर रही है और वो कैसी है। तो देखिए इनका पीयर ग्रुप यानी उनके जैसे बिजनेस वाली दूसरी कंपनी है नवनीत एजुकेशन, दी हुई है उन्होंने, राइट। नवनीत जो है वो 37 के पीई पे है, राइट। इसलिए उनका कहना है कि हमने 39 के पीई पे आपको ऑफर किया है। क्यों? बिकॉज नवनीत इज करंटली एट 37। पर दोस्तों हमें भूलना नहीं चाहिए, ये तो इन्होंने हमें बताई है डिटेल, हमें ये डिटेल देखनी चाहिए कि बाजार अभी बहुत अच्छा चल रहा है। तो बाजार जब महंगा होता है तब कंपनी भी महंगी होती है और ये पी आपको हाई होते हैं, पर बाजार जब टूटता है तो ये सब पी लो पे आ जाते हैं, राइट। तो महंगे पे लो लेंगे तो फंसने के चांसेस होते हैं हमारे। दूसरी चीज, नवनीत आपसे ज्यादा रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। नवनीत 18% का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है और आपका सिर्फ 8% है। तो मेरी पहली प्रायोरिटी बनती है नवनीत में, राइट। मुझे एक चीज तो यहां पे पता चलती है कि नवनीत इज अ बेटर ऑप्शन देन एस चांद। आइए नवनीत की कुछ डिटेल में आपको बताऊं। दिस इज नवनीत एजुकेशन। नवनीत एजुकेशन का मैं रिजल्ट यहाँ पे क्लिक करता हूं। देखिए नवनीत भी 600 करोड़ का टर्नओवर करती थी, आज 900 करोड़ का टर्नओवर करती है। नवनीत की सबसे बढ़िया पॉइंट यह है कि ये सिर्फ 3 करोड़ का इंटरेस्ट पे करते हैं, करेक्ट। यानी ऑलमोस्ट 30 करोड़ का इनका लोन होना चाहिए। उनके बिजनेस के हिसाब से उनका लोन ज्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट हम लोग इसको डेप्ट फ्री कंपनी कह सकते हैं, राइट। ये नेट प्रॉफिट आज ऑलमोस्ट 127 करोड़ का करते हैं, जो पहले सिर्फ 80 करोड़ का करते थे। तो ये देख के मैं ये चीज जान सकता हूं कि नवनीत में अगर मैं पैसा लगाता हूं डाउनफॉल के दरमियान तो वेल्थ क्रिएशन के चांसेस है, मेरे पैसे बहुत अच्छे बनेंगे नवनीत में। यहां पे भी पैसे बनेंगे पर एस चांद सेकंड प्रायोरिटी की कंपनी हो सकती है इन कंपैरिजन विथ नवनीत। पर चलिए वापस हम लोग आईपीओ में आते हैं, तो आईपीओ में तो नहीं भर पाएंगे हम लोग नवनीत के, राइट। तो आईपीओ भी एस चांद का है, तो एस चांद इज गुड कंपनी, राइट। वी कैन इन्वेस्ट इन एस चांद। ये हमें
पैसा बना सकती है, लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छी है, पर हमें इसका रिव्यू करता रहना पड़ेगा कि भाई इंटरेस्ट ये लोग कम करते हैं कि नहीं, हमें इसको रेगुलर बेस पे ध्यान रखना पड़ेगा। मैं अगर नवनीत में पैसा लगाता हूं डायरेक्टली तो नवनीत मेरा पैसा बहुत अच्छा बना सकती है, करेक्ट। सो दिस इज ऑल थिंग्स हमें पीयर कंपनी भी 100% चेक करनी ही चाहिए। मैनेजमेंट पे कुछ चीजें इन लोगों ने दी होगी, आइए मैनेजमेंट जानना बहुत जरूरी है। पर्टिकुलर ऑफ द इशू हमने देखा, अबाउट द कंपनी एंड वेयर इज मैनेजमेंट। ओके, देखिए यहाँ पे इन्होंने जो चीज दी हुई, ये मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस ऑन 418, ये बहुत अच्छी डिटेल इसमें ये लोग देते हैं। ओके, हियर इज अवर मैनेजमेंट। चलिए मैनेजमेंट में अगर हम लोग देखें तो ये उन्होंने अलग अलग उनके मैनेजमेंट में जो लोग हैं उनके नाम दिए हुए कि भाई अवर वन डायरेक्टर इज मिस्टर राज डोगरा। वो और कौन सी कंपनी में डायरेक्टर है, तो देखिए मार्केटर लिमिटेड में है, ITI म्यूचुअल फंड में है, ये अलग अलग उन्होंने कंपनी दी हुई, अपनी वेल्सपन कॉर्प में है, विकास पब्लिशिंग। तो ये सारे अलग अलग डायरेक्टरशिप है। हम इतना जान सकते हैं कि चलो मिस्टर देशराज डोगरा इज अ गुड, मे बी अ गुड डायरेक्टर, राइट। हिमांशु गुप्ता भी अलग अलग कई कंपनी में डायरेक्टर की पोस्ट पे है, ये उनका बिजनेस दिया हुआ है। तो सारी चीज हम लोग यहाँ से जान सकते हैं। मिस्टर गौरव कुमार झुंझुनवाला की डिटेल। मैनेजमेंट अगर अच्छा होता है तो वो कंपनी को ग्रो कर पाता है, राइट। अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता है तो हो सकता है कि कंपनी को ग्रो नहीं कर पाए। सो वी शुड सी अबाउट मैनेजमेंट। हमें और एक चीज यहाँ पे देखनी चाहिए, यहाँ पे इन्होंने दी होगी शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखिए यहाँ पे है शेयर होल्डिंग ऑफ डायरेक्टरशिप इन अवर कंपनी। ये हिमांशु गुप्ता जी के पास 20% शेयर होल्डिंग है, मिस्टर दिनेश के पास 14% शेयर होल्डिंग है। तो मेजर शेयर होल्डर कोई वेंचर कैपिटल भी अंदर होंगे, राइट। करेक्ट, ये सारी चीज आप यहां से देख पाओगे। ओके, दीज आर डिटेल्स ऑफ डायरेक्टर्स। कम ऑन, हम लोग आगे बढ़ते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न, यस, ये मैंने आपको बता दी। शेयर होल्डिंग पैटर्न मुझे ओके, दीज आर डिटेल्स ऑफ ऑल डायरेक्टर्स फोटोग्राफ। कोई बात नहीं, ये सब चीज को ज्यादा डिटेल में देखने का जरूर नहीं है। हमें जो देखना चाहिए ये सारी चीज हम लोगों ने देख ली है। अब जितनी चीज अभी तक हम लोगों ने देखी, चलिए वापस मैं यहां पे आ जाता हूं। ये सारी चीज देखने से इतना पता चल गया आपको कि एस चांद सबसे पहली चीज एक अच्छी इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, अच्छे देश में है, अच्छी इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, ग्रोइंग कंपनी है। नेगेटिव पॉइंट क्या है? डेब्ट बहुत है, राइट। पॉजिटिव पॉइंट क्या है? इट्स ग्रोइंग। दूसरा नेगेटिव पॉइंट क्या है? महंगा दिया है, यानी बाजार टूटेगा तो इंपैक्ट इस पे भी आएगा, राइट। तो हमें अगर इसमें इन्वेस्ट करना हो, ये आईपीओ भरना हो, वी शुड इन्वेस्ट। आईपीओ भरना चाहिए ग्रोइंग देख के, राइट, पर लिमिटेड अमाउंट भरनी चाहिए, राइट। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम इसको रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। इसकी और एक चॉइस कौन सी थी? पीयर नवनीत। इट कुड बी अ बेटर ऑप्शन देन दिस, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। रिमार्क क्या देंगे? शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की अवॉइड तो नहीं देंगे हम इसको, राइट। अवॉइड इसको तब देते अगर ये लॉस मेकिंग कंपनी होती है, ग्रोइंग नहीं होती, करेक्ट। सो हमने क्या स्टेप ली? आईपीओ की डिटेल डाउनलोड इट फ्रॉम BSC, रीड एंड नोट डाउन द पॉइंट, प्लान दी गेम प्लान कर लो कि भाई ये मैं लॉन्ग टर्म के लिए ले रहा हूं कि मैं जस्ट इशू के लिए ले रहा हूं, करेक्ट। इफ यस, अगर अच्छी कंपनी है, फिल द फॉर्म एंड प्ले एज पर दी प्लान। आपने जो प्लान किया है उसके हिसाब से फिर आगे चलो, राइट। मैं मीटिंग खत्म करूं उससे पहले आपको जस्ट एक अनाउंस करता हूं। आपको ये चीज पता भी होगी मेरे ख्याल से हमारे अनाउंसमेंट से। गोल फॉर आवर नेक्स्ट मीटिंग, एनुअल रिजल्ट रिव्यू मीट्स। अभी जैसा कि आप लोग जानते हो कि एनुअल रिजल्ट अनाउंस हो रहे हैं, रोज अलग अलग कंपनी के रिजल्ट आ रहे हैं। तो एनुअल रिजल्ट रिव्यू मीट बड़ोड़ा में हमारी 3 जून को होगी, राइट। यू कैन अटेंड दिस मीट। अलग अलग जगह पे बड़ोड़ा, अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, ये चारों सिटी हमने डेट्स डिक्लेयर की हुई है। आफ्टर गुजरात मीटिंग विल बी इन महाराष्ट्र, राइट। एंड वर्कशॉप्स जहां पे हम लोग सीखेंगे फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस।
इस बार हमने 2+1 यानी हम लोग जनरली अलग अलग वर्कशॉप रखते हैं, 2 दिन टेक्निकल 1 दिन फंडामेंटल। इस बार हमने जुलाई महीने के एंड में जो वर्कशॉप रखा है ये कंटिन्यू वर्कशॉप एंड इट विल बी अ रेसिडेंशियल ट्रेनिंग, 2 days technical analysis and 1 day fundamental analysis workshop. You can have detail with our dealers or profitfromit.co.in, right? So thank you very much for listening. अपने आप को तैयार कीजिए, कोई भी और व्यक्ति पे डिपेंड नहीं रहिए कि मुझे कोई और व्यक्ति कहेगा और मैं इशू भरूंगा। जस्ट ट्रेन योरसेल्फ। थैंक्स अ लॉट एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। थैंक यू वेरी मच।